everyone. So in this section we will discuss about hydrocephalus in detail and make sure to watch the video till end to understand everything properly. तो नाम से स्टार्ट करते हैं. हाइड्रोसेफेलस में बेसिकली CSF जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये एक्यूमुलेट हो जाता है इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम. जो CSF होता है ये हमारा वेंट्रिकल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है. और वेंट्रिकल्स के अंदर स्पेसिफिकली कहाँ प्रोड्यूस होता है ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें जस्ट मेमोराइजेशन है. कोरॉइड प्लेक्सस जो होते हैं, ये वेंट्रिकल्स के अंदर कोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, ठीक है. और जो CSF होता है वो इसके अंदर बनता है, ठीक है. और अगर किसी वजह से, वो हम आगे पढ़ेंगे रीजंस क्या हो सकते हैं, किसी वजह से अगर CSF एक्यूमुलेट होने लग जाए वेंट्रिकल्स में, ठीक है, तो क्या कहते हैं, हमारे पास हाइड्रोसेफेलस नाम की परेशानी हो जाती है. और इससे आगे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल जो हमने पढ़ा था अभी पीछे कि इंटरस्टिशियल इडीमा हो सकता है ना, तो वो चीज़ बहुत रिलेटेबल सी है, ठीक है. सो बेसिकली हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, CSF एक्यूमुलेशन होता है. CSF ऑफ कोर्स एक फ्लूइड है ना, तो हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है. CSF जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ब्रेन का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है. एक मैं आई वांट टू शो यू द पिक्चर. ये देखो, ये एक पेशेंट है और ये हाइड्रोसेफेलस की इसको परेशानी है. इसका यू कैन सी कितना एनलार्ज्ड साइज़ है ना. तो ये काफ़ी एक क्लासिक सा प्रेजेंटेशन है, ठीक है. सो यस, सो जो हाइड्रोसेफेलस है इसमें क्या होता है, जो CSF होते हैं वो नॉर्मली वेंट्रिकल्स के कोरॉइड प्लेक्सस में बनता है ठीक है. और क्या कहते हैं, अगर ये किसी भी वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए, चाहे बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम है, अगर ये वहाँ पे इकट्ठा होने लगे तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो जाता है. अब क्या वजह हो सकती है कि भाई ये इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे. CSF वेंट्रिकल्स के अंदर एक पाथवे के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है. देयर इज़ अ फ्लो थ्रू वेंट्रिकल्स, ठीक है. और उसका एक पाथवे है, वो पाथवे हमें याद होना चाहिए, ठीक है. और वो पाथवे ये है कि सबसे पहले आते हैं हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स. क्या आते हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स. और ये सिर्फ इसमें मेमोराइजेशन है. वहाँ से हमारा जो ये CSF है वो जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, और बीच में हमारे पास एक आता है फोरामेन, उसका नाम है फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है. लेटरल वेंट्रिकल से CSF जाता है फोरामेन ऑफ मोनरो में, ठीक है. और वहाँ से जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, और थर्ड वेंट्रिकल से जाता है ये फोर्थ वेंट्रिकल में. और बीच में अब जो फोरामेन आता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है तो होता है यहाँ पे हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट, जिसका दूसरा नाम है एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. और यहाँ से फिर हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल से CSF जाता है सब आर्केनॉइड स्पेस में, सब आर्केनॉइड स्पेस में. और बीच में एक फोरामेन के थ्रू जाता है, और उस फोरामेन का नाम है फोरामेन ऑफ लुश्का एंड मेगेंडिया. एंड यू नीड टू मेमोराइज दिस. सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा बताया मैंने, ये वाला. पता है क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस, और उसमें से एक टाइप होती है ऑब्स्ट्रक्टिव और एक होती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है. जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप है स्पेसिफिकली उसमें, या फिर वैसे इन जनरल भी कहो कि हाइड्रोसेफेलस में सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेज है वो कौन सी जगह पे होती है, वो इस जगह पे होती है. ज़्यादातर
जगह पे ज़्यादातर आप जो केसेस पढ़ोगे उसमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस जिसे हम कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है क्योंकि ये बहुत नैरो होती है, ये इतनी पतली होती है कि इसमें आसानी से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से पाथवे रिवाइज कराना चाहती हूँ कि जो CSF है वो हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले तो ये याद रखो कोरोइड प्लेक्सस में। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सस कहाँ होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्रेन में। ठीक है, वहाँ पे से लेटरल वेंट्रिकल से इसका पाथवे हम शुरू करते हैं। लेटरल वेंट्रिकल से CSF कहाँ जाएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो से जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। फोरामेन इज बेसिकली ऐसे पाथवे है ना, होल जैसा, वहाँ से निकलेगा। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल से ये जाएगा सेरेब्रल एक्विडक्ट में, फिर वहाँ से बाईपास करके फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ से जाता है फोरामेन लुश्का में, फिर उसके बाद मैगिंडिया में, और वहाँ से जाएगा सब आर्केनॉइड स्पेस में। और सब आर्केनॉइड स्पेस में ना एब्जॉर्ब होता है CSF। क्या होता है, CSF एब्जॉर्ब होता है। सो CSF का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सब आर्केनॉइड स्पेस में। और किसके थ्रू होता है, आर्केनॉइड ग्रैन्यूल्स या ग्रैन्युलेशंस कहते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, ये जो ग्रैन्युलेशंस या ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये मदद करते हैं किस में, CSF को एब्जॉर्ब कराने में। ठीक है, तो ये हमारा पाथवे, ये हमें याद होना चाहिए। एक बार रिपीट फिर से कर देती हूँ कि CSF हमारा लेटरल वेंट्रिकल से पास करेगा, लेटरल वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, फोरामेन मोनरो में, फिर जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, वहाँ से जाएगा सेरेब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो कि बहुत ही नैरो होती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस, इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट टू कॉज द ऑब्स्ट्रक्शन and to cause the hydrocephalus. Okay, and from here it passes to the fourth ventricle. ये pathway बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे स्पेसिफिक थर्ड से फोर्थ वेंट्रिकल में जब जाता है, क्योंकि बीच में आती है सबसे इंपॉर्टेंट एक्विडक्ट। फिर वहाँ से जाता है फोरामेन ऑफ लुश्का में, फिर मैग्नीडिया में, फिर सब आर्केनॉइड स्पेस में जहाँ पे इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। और कौन एब्जॉर्प्शन करवाता है, ग्रेन्युलेशंस। याद हो गया। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका अगर हम बात करें बैलेंस, तो बैलेंस की ये बात रहती है कि जितना CSF बना है उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, इसका कोई डिग्रेडेशन वगैरह नहीं होता, जितना ये प्रोड्यूस हुआ है उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, ताकि CSF का नॉर्मल वो रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, हाइड्रोसिफेलस कब होगा, जब CSF ज़्यादा है। CSF ज़्यादा कब होगा, या तो अब ऐसा नहीं होता कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी है, ऐसा कभी नहीं होता कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी है। नॉर्मली क्या होता है कि CSF का जो पाथवे है ना, ये अभी हमने जो पढ़ा, ये इसमें कहीं पे ब्लॉकेज आ जाती है। जैसे अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई तो क्या होगा, इसके ऊपर वो चीज़ इकट्ठी होने लग जाएगी। देखो इसके आगे तो वो जाएगी नहीं, तो नीचे कोई स्वेलिंग नहीं होगी, नीचे कुछ भी इकट्ठा नहीं होएगा, पर इसके ऊपर वाले एरिया में क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। यहाँ पे जब वो इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, CSF ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, CSF ज़्यादा हो जाएगा, इम्बैलेंस हो गया, हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि वो यहाँ तक तो पहुँच गया पर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है। सो देर आर 2 कॉजेज ऑफ हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, पहला है कि CSF के पाथवे में कोई ब्लॉकेज आ गई है। और याद रखना 2 तरह के ब्लॉकेज नहीं, 2 तरह के हाइड्रोसिफेलस होते हैं, एक होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव, एक होते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। वो मैं अभी बताऊँगी क्या होता है। जब भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होएगी सिर्फ उसके ऊपर वाले एरिया में स्वेलिंग होएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। दूसरा, अगर वो यहाँ पे आके एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो भी हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। ठीक है, और इसके 2 टाइप्स हैं, वो पढ़ते हैं अब। एक है इसकी टाइप जिसको मैंने अभी बताया ऑब्स्ट्रक्टिव, पहले ऑब्स्ट्रक्टिव पढ़ते हैं फिर दूसरी वाली पढ़ेंगे। जो ऑब्स्ट्रक्टिव है उसका दूसरा नाम है नॉन कम्युनिकेटिंग। ठीक है, और एक होती है हमारी कम्युनिकेटिंग। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ठीक है, पहले ऑब्स्ट्रक्टिव की बात करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, कोई फिजिकल ब्लॉकेज होती है। ठीक है, इस पाथवे में, ठीक है, कोई भी फिजिकल ब्लॉकेज होती है और इसकी वजह से CSF आगे को मूव नहीं कर पाता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये पाथवे में फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो CSF आगे नहीं जा पाएगा, तो
उसकी वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर वाले एरियाज़ में फ्लूइड इकट्ठा होने लगेगा। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट, जिसे कहते हैं एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। दिस इज़ द नैरो चैनल एंड इट गेट्स ब्लॉक्ड वेरी वेरी इजीली। एंड ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकती है? अब किस वजह से यहाँ पे गांठ बन सकती है? ट्यूमर की वजह से हो सकता है, ठीक है, हेमोरेज की वजह से हो सकता है, कोई ब्लड वेसल फट गया और उस जगह पे खून इकट्ठा होने लग गया, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो गया, कई बार देयर इज़ कंजेनिटल स्टेनोसिस, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली या तो ट्यूमर की वजह से होता है या हेमोरेज की वजह से होता है। होता कहीं पे भी हो सकता है, फोरामेन ऑफ मोनरो में भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन साइट इज सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि वेंट्रिकल्स के अंदर हो रहा है ना, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था जब हम सेरेब्रल एडिमा की बात कर रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस की वजह से एक दिक्कत हो जाती है, उसे हम कहते हैं इडीमा, सेरेब्रल इडीमा। और कौन से वाला? इंटरस्टिशियल। इफ़ यू रिमेंबर, मेरी पिछली वीडियो देखी थी, उसमें था इंटरस्टिशियल इडीमा जो है वो हो जाता है हाइड्रोसेफेलस स्पेसिफिकली ऑब्स्ट्रक्टिव की वजह से। तो उसमें क्या था कि वेंट्रिकल्स, उसमें हमने एक फाइंडिंग पढ़ी थी कि वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं, वेंट्रिकल्स एनलार्ज हो जाते हैं। तो अब मुझे ये बताओ कि वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट इट विल बी पार्शियल और कंप्लीट? इट विल बी पार्शियल। मतलब यहाँ पे, अब ये वेंट्रिकल्स के अंदर है ना ये पाथवे, तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है तो इसके ऊपर वाला एरिया सूज जाएगा, एनलार्ज कर जाएगा, है ना, देयर विल बी एनलार्जमेंट। पर नीचे का तो नॉर्मल रहेगा ना, समझ रहे हो? तो ऊपर का एरिया एनलार्ज कर रहा है, नीचे का एरिया नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ के एरिया में अगर एनलार्जमेंट है तो इसे कहेंगे पार्शियल एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स एंड इट इज़ क्लासिकली सीन इन द ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस। इसे नॉन कम्युनिकेटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई ना, तो जो CSF यहाँ पे था ना, वो यहीं पे फंसा रह जाएगा, वो आगे नहीं जा पाएगा। देयर विल बी नो कम्युनिकेशन ऑफ दिस फ्लूइड विद द अदर एरियाज ऑफ द वेंट्रिकल्स, सो ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या है, ऊपर ही फंसा रह जाएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा दूसरी चीज़ों से, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग, ठीक है। इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व, सिंपल वर्ड्स को तोड़ के बनाए। अब ये कम्युनिकेटिंग क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं होती है इसमें, देयर इज़ नो ब्लॉकेज। तो क्यों होता है कि क्या कहते हैं हमारा हाइड्रोसेफेलस हो जाए? दो चीज़ें मैंने अब बताई थी, देयर आर 2 कॉजेज़। किसका? हाइड्रोसेफेलस का। पहला था कि ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से CSF एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, जिसे मैं कह सकती थी ब्लॉकेज इन द CSF फ्लो, जिसे मैंने कहा था ब्लॉकेज इन द CSF फ्लो। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन कम हो रही है। तो जो दूसरा वजह है, जो दूसरी वजह है, वो कम्युनिकेटिंग वाला हाइड्रोसेफेलस कॉज करता है। CSF एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, पर वो यहाँ तक जब तक पहुँचता है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। और ये क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन होती है सब आर्केनॉइड स्पेस में, लेकिन एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? आर्केनॉइड ग्रेन्यूल्स। और अगर आर्केनॉइड ग्रेन्यूल्स में कोई डिफेक्ट है तो क्या ये एब्जॉर्प्शन करा पाएंगे? क्या एब्जॉर्प्शन होगी? नहीं होएगी ना। जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो रही थी उसमें अगर दिक्कत है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन ही नहीं होएगी, है ना। तो एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी तो क्या होगा? CSF एक्यूमुलेट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये लास्ट स्टेज है, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से पाथवे शुरू हुआ था और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। यहाँ से आगे वो वीनस ब्लड में जाता है। तो CSF अगर यहाँ पे आके एब्जॉर्ब ना होए तो पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर एनलार्ज कर जाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या था? जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी उसके ऊपर वाला हिस्सा कर रहा था। यहाँ पे क्योंकि लास्ट स्टेज पे आके पूरी उसने बेचारे ने ट्रैवल करा, पर एंड में आके क्योंकि एब्जॉर्ब करवाने वाली चीज़ ही डिफेक्टिव थी तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से अब पूरा का पूरा जो एरिया था वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा, ठीक है।
ये ज़्यादातर कब होता है, अगर आर्केनॉइड ग्रेनुलेशंस में कोई डिफेक्ट है, देयर इज सम फाइब्रोसिस ऑफ आर्केनॉइड ग्रेनुलेशंस, और समटाइम्स द एटियोलॉजी इज अननोन, एंड समटाइम्स ड्यू टू आर्केनॉइड हेमोरेज, यहाँ पे हेमोरेज हो गया है ना, तो रीजन पे डिपेंड करता है। अगर लास्ट इधर इधर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेज नहीं रहेगी, पर एट द एंड क्या होगा, हाइड्रोसेफेलस। दिक्कत ये है कि इस केस में हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो कम्प्लीटली एनलार्ज होते हैं। क्या, कौन सी चीज़ की बात करूँ मैं, वेंट्रिकल्स की। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव होता है ना उसमें पार्शियली होते हैं, पार्शियली एनलार्ज होते हैं, समझे, ठीक है। सो one more point I wanted to add over here was that this is called communicating। जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं तो इसे हम कम्युनिकेटिंग कहते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा पाथवे पूरा करके आया है, कौन, CSF, ठीक है, और बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ऊपर और नीचे के सेगमेंट को अलग कर रही है, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी, वहाँ पे बीच में पाथवे में फ़र्क आ रहा था, तो ऊपर का जो CSF ऊपर फंसा था बेचारा ऊपर ही रह गया, वो नीचे के वेंट्रिकल्स या नीचे के सब आर्केनॉइड स्पेस या आर्केनॉइड ग्रेन्युलेशंस जो भी चीज़ें थी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, दिस वॉज द बेसिक्स। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है हाइड्रोसेफेलस से रिलेटेड, कि हाइड्रोसेफेलस की इन्फेंट्स में एंड एडल्ट्स में अलग मैनिफेस्टेशंस है, अलग चीज़ें हैं, फ़र्क होता है, ठीक है। सो हाउ हाइड्रोसेफेलस इज इन इन्फेंट्स वर्सेस इन एडल्ट्स। इन्फेंट्स में क्या होता है, बच्चों में जो हमारे पास क्रेनियल सूचर्स होते हैं, ठीक है, ये फ्यूज़ नहीं होते हैं, ये फ्यूज़ नहीं होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि ब्रेन में हमारे काफ़ी तरह के सचर्स या सूचर्स कहते हैं वैसे, होते हैं जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब अलग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों में ये फ्यूज़ नहीं होते हैं। तो अगर ये फ्यूज़ ही नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर हमारा जो अभी मैंने ऊपर बताया, किसी भी रीज़न की वजह से अगर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ जाता है, CSF अगर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चे के हेड के जो साइज़ है ना वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और एक क्लासिक फाइंडिंग हम कहते हैं बल्जिंग फोनाटाइल, एंड इफ़ यू आर नॉट sorry fontanelle, if you're not able to get the anatomical terminologies like this and this, so it means your anatomy is not good and you must study that, okay। क्योंकि ये तो बहुत बेसिक से नेम्स है, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो यू शुड स्टडी अबाउट एनाटमी, कि ये क्या होता है, कौन से तरह के होते हैं, है ना, फ्रंटल लोब्स में कौन से हैं, पेरिएटल में कौन से हैं, टेम्पोरल और फ्रंटल के कौन से हैं, ऑक्सीपिटल और उसके, सो बहुत सारे होते हैं ये सूचर्स, ये एनाटमी में था। एनीवेज, तो मेन चीज़ क्या है कि बच्चों में ना ये चीज़ फ्यूज़ नहीं होती, ये फ्यूज़ नहीं होती, इसकी वजह से अगर CSF बढ़ जाए, मतलब अगर हाइड्रोसेफेलस हो जाए ना, तो बच्चे का सिर फूल जाएगा, मतलब जैसे अभी जो मैंने पीछे फ़ोटो दिखाई ना, एकदम से हेड साइज एनलार्ज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन एडल्ट्स में क्या होता है कि ये जो सूचर्स होते हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं। इसका मतलब कि अगर हाइड्रोसेफेलस हो, हाइड्रोसेफेलस मतलब अगर CSF बढ़ जाए, तो उसकी वजह से जो स्कल है ना, स्कल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो स्कल है ना वो बन रखा है, और अंदर जो ये ब्रेन है ना हमारा इंटैक्ट है, तो ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा अगर ब्रेन का साइज़ बढ़ेगा, ठीक है ना। हाइड्रोसेफेलस की वजह से अगर यहाँ पे CSF एक्यूमुलेट हो रहा है, CSF बढ़ रहा है, तो ब्रेन एनलार्ज करेगा, मतलब कि ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, पर जो स्कल है ना वो इंटैक्ट है भाई, बहुत हार्ड होता है भाई स्कल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और थिक है, ठीक है। तो स्कल अपना साइज़ नहीं बढ़ाएगा क्योंकि सूचर्स ऑलरेडी फ्यूज्ड है। तो इसका मतलब क्या है, एडल्ट्स में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स एनलार्ज करते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि ब्रेन एनलार्ज हो रहा है, ब्रेन एनलार्ज का मतलब है कि वेंट्रिकल्स अंदर फूल जाएंगे,
there will be edema, swelling. Ventricles will enlarge. It depends, the enlargement is partial or complete depending on the type of hydrocephalus. If the hydrocephalus is obstructive, then there will be partial enlargement of the ventricles, but if it is non-obstructive, then there will be complete enlargement of ventricles. And in any case, the size of the head won't increase because of the fact that the sutures are completely fused, and hence the skull basically is intact. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स इट्स वेरी ड्यूरेबल. तो इस केस में क्या होगा ना, दूसरे सिम्टम्स जैसे कि जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, हेड साइज बढ़ जाएगा तो एकदम बल्ज्ड वो दिखेगा आपको, ठीक है ना, जो हमने ऊपर फोटो में देखा था, ठीक है, थोड़ी देर पहले. अभी हम केस में भी पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दूसरे सिम्टम्स, हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, है ना, तो और थोड़े सेंट्रल नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मोटर प्रॉब्लम्स आएंगे. एंड वन ऑफ द मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो काफ़ी सारे हमारे क्या कहते हैं, इन्फेक्शंस में या फिर ब्रेन रिलेटेड इश्यूज में देखने को मिलता है, इट्स पेपिलिडीमा. पेपिलिडीमा. And I want to show you what it is. This is papilledema. फंडोस्कोपी पे ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है. सो इट इज़ बेसिकली ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग ऑन द फंडोस्कोपी. ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग. और ये हमें मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है. ये अभी टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, मैं बाद में पढ़ाऊँगी. सो ये हमें मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है, मैंने लिखा था कहीं पे. ओके ये हमें मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है, ये हमें हाइड्रोसेफेलस में भी देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली एडल्ट्स में. ये हमें और भी काफ़ी ऐसे मतलब जैसे हम कहते हैं ना, जो सिम्टम्स हैं कॉमन से, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, गेट प्रॉब्लम्स, GAIT गेट प्रॉब्लम्स, है ना, मतलब पोस्चर में प्रॉब्लम है ना. तो वैसे ही एक ये हमारे पास पेपिलिडीमा भी होता है सिम्टम, ठीक है. और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है हाइड्रोसेफेलस में पढ़ने वाला, अभी तक हमने जो पढ़ा वो था ट्रू हाइड्रोसेफेलस. ट्रू हाइड्रोसेफेलस मतलब एक्चुअल में CSF एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है. और वो क्यों हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ CSF मतलब CSF बढ़ रहा है. वो क्यों हो रहा है, या तो CSF एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, या बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, उसकी वजह से बेचारा बढ़ी जा रहा है, ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में बढ़ रहा है. अब हम पढ़ेंगे, एक मिनट, हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू, ठीक है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू हाइड्रोसेफेलस. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो श्रिंक कर जाता है. ब्रेन क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है. और ब्रेन क्योंकि श्रिंक कर जाता है तो वेंट्रिकल्स को वहाँ पे कंपेंसेशन देनी पड़ती है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई एग्ज़ाम्पल नहीं याद आ रहा है इसमें स्पेसिफिक, कि मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है, उसको कंपेंसेट करने के लिए वो एनलार्ज कर रहा है ना. आई एम नॉट गेटिंग अ एग्जाम्पल, एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल. चलो एनीवेज, कि वो स्पेस एम्प्टी हो रही है ना. अब हमारा ब्रेन श्रिंक कर रहा है, ठीक है, ब्रेन श्रिंक कर रहा है, ठीक है. तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कहते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में नहीं गए हो पर अटेंडेंस कंपलसरी है, तो आप अपनी अटेंडेंस को कंपनसेट करने के लिए किसी के थ्रू आप अपनी प्रॉक्सी लगवा देते हो, है ना. सिमिलरली अगर ब्रेन श्रिंक कर रहा है तो वहाँ पे वो स्पेस ख़त्म हो रही है ना. यहाँ पे एक वेकेंट स्पेस है, आपकी वेकेंट स्पेस है, आपको इसको फिल कराना है, तो आप एक प्रॉक्सी अपनी कोई भेज देते हो, या तो किसी बच्चे को कह देते हो भाई मेरी जाके अटेंडेंस लगा देना, तू मैं बन के चले जाना, है ना, ऐसे समथिंग. तो वैसे ही वेंट्रिकल्स ये प्रॉक्सी का काम करते हैं. वेंट्रिकल्स एनलार्ज कर जाते हैं,
साइज अपना उनका बढ़ जाता है. सो इट्स ऑल्सो हाइड्रोसेफेलस. पर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जैसी कोई दिक्कत नहीं है, ना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की दिक्कत है, ना यहाँ पे ब्लॉकेज की दिक्कत है. पर यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन श्रिंकेज की वजह से हाइड्रोसेफेलस हो जाता है. वेंट्रिकल्स को अपना साइज उस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए क्या कहते हैं बढ़ाना पड़ता है. तो यहाँ पे CSF इंक्रीज होगा बट इट विल बी कंपेंसेटरी. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लासिक से एक लाइन लिखी आती है क्वेश्चन में कि CSF इंक्रीज होता है बट इट इज़ कंपेंसेटरी. अब भाई इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि CSF में कोई दिक्कत नहीं है, ना उसके पाथवे में दिक्कत है, ना उसके एब्जॉर्प्शन सेंटर में दिक्कत है. दिक्कत ये है कि ब्रेन श्रिंक कर गया भाई, उसको कंपेंसेट करने के लिए CSF बढ़ रहा है. ठीक है. सो इसका रीज़न क्या है, क्यों हो सकता है ब्रेन श्रिंक? एनीथिंग दैट कैन कॉज लॉस ऑफ ब्रेन टिश्यू. कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जैसे पार्किंसंस है, एल्जाइमर्स है, हंटिंगटन्स है. ठीक है. ब्रेन की एट्रॉफी हो गया, कोई स्ट्रोक हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, किसी भी वजह से अगर ब्रेन हमारा श्रिंक कर रहा है तो भी हमें हाइड्रोसेफेलस हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे याद रखना जो CSF है ये बढ़ रहा है जस्ट टू कंपेंसेट द एम्प्टी स्पेस, just to fill the empty space which is left behind because of the shrinkage of brain, because of the loss of brain tissue or brain cells. Okay, so CF itself isn't a problem. There is no issue with the cerebrospinal fluid, there is no issue with its absorption, there is no issue with the pathway, but the problem is in the brain tissues. Okay, and this was all about hydrocephalus. You should know. ये मेन सबसे मेन पॉइंट्स थे. इसको एक बार बुकिश लैंग्वेज में रीड कर लेते हैं. ये पाथवे था जो मैं बता रही थी कि कोरॉइड प्लेक्सेस में यहाँ पे बनता है, वेंट्रिकल्स के अंदर, ये वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ से CSF पास करेगा लेटरल वेंट्रिकल में, वहाँ से फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से जाएगा ये सेरेब्रल एक्विडक्ट जिसे हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. ओके. और यहाँ से कहाँ जाता है वो? फोर्थ वेंट्रिकल में, ये रहा. और यहाँ से फोरामेन ऑफ लुशाका या लुश्का या फिर मैग्नेडिया में, और फिर वहाँ से जाते हैं सब आर्केनॉइड हमारा स्पेस में. वहाँ पे आर्केनॉइड ग्रैन्युलेशंस होते हैं और वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है. ओके. सो इट्स प्रोड्यूस्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सेस विद इन द वेंट्रिकल्स एंड फिर ये वहाँ पे सर्कुलेट होता है. ये बहुत कंफ्यूजिंग लिखा था बुक में तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने. द बैलेंस इज बेसिकली जितना जनरेट हुआ उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए. अगर एब्जॉर्ब नहीं होता उतना तो दिक्कत हो जाती है. हाइड्रोसेफेलस जब वॉल्यूम बढ़ जाता है CSF का, क्यों हो सकता है? फ्लो में कोई दिक्कत है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या फिर एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रही है. ये पाथवे मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि क्या है, और मैं ये भी बता चुकी हूँ कि क्या रीजंस होते हैं. ठीक है. नाउ ये आपको दिख रहा होगा वेंट्रिकल एनलार्ज्ड है. ठीक है. ये थर्ड वेंट्रिकल एनलार्ज्ड है, ये फोर्थ वेंट्रिकल. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये गांठ दिख रही है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है. और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये नॉर्मल है. और ये पता है कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है? ये जो पिक्चर में दिखाया ना, बहुत क्लासिक सी पिक्चर है. एक बार मैं इसको दोबारा बताना चाहती हूँ. ये ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस की पिक्चर है. यहाँ पे देखो ये एक वाइट कलर का मास दिख रहा है, और ये पता है कहाँ पे है? थर्ड वेंट्रिकल ये रहा, ये फोर्थ वेंट्रिकल है. आपने देखा ये फोर्थ वेंट्रिकल इतना सा है, छोटा सा. थर्ड को देखो भाई इतना बड़ा है. द रीज़न कि बीच में ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज कहाँ पे है? ये सेरेब्रल एक्विडक्ट में है. हाँ, सेरेब्रल एक्विडक्ट में, जिसे हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस. यहाँ पे हमारी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से इसके ऊपर के रीजन्स देखो, ये ऊपर के सारे रीजन सूज गए हैं. एनलार्जमेंट है, स्वेलिंग है, एडिमा है. और नीचे के नॉर्मल है, क्योंकि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके ऊपर वाले रीजन्स में स्वेलिंग होती है, क्योंकि ऊपर वाले रीजन्स में CSF क्या कहते हैं बढ़ जाता है. तो देखो फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, ये सारा आपको देखने को मिलेगा. ओके. सो अगर कोई लोकलाइज्ड ऑब्स्टेकल है, मतलब कोई ऑब्स्टेकल है, मतलब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो द पोर्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एनलार्ज. एक मिनट मैं रिपीट करना चाहती हूँ. इफ़ देयर इज़ अ लोकलाइज्ड ऑब्स्टेकल
to the CSF flow within the ventricular system, then the portion of the ventricles enlarge while the remainder do not. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके ऊपर वाला पोर्शन एनलार्ज कर जाएगा पर नीचे का नहीं करेगा. सो दिस पैटर्न इज रेफर्ड टू एज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस, एंड इट इज कॉज्ड बाय मासेस. जैसे हमें यहाँ पे देखा, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन थी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ ट्यूमर, हेमोरेज, कोई इन्फेक्शन which could obstruct either foramen of Monro or cerebral aqueduct, but cerebral aqueduct, which is also called aqueduct of Sylvius, is the most common site for the obstruction. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. You can have a look at it for the notes. Okay. और जो दूसरी टाइप थी कम्युनिकेटिंग वाली, विच इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, इसमें एंटायर वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि लास्ट में एब्जॉर्प्शन में दिक्कत है, यूजुअली सेकेंडरी टू रिड्यूस्ड CSF एब्जॉर्प्शन फॉर अननोन रीजंस. कुछ भी रीज़न हो सकता है इसका, कुछ रीजंस मैंने डिस्कस करे थे, बट यूजुअली द एटियोलॉजी इज़ अननोन. इन्फेंट्स में क्या होता है कि क्रेनियल सूचर्स दे आर नॉट क्लोज्ड, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हेड जो है वो एनलार्ज हो जाता है. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द एडल्ट्स में क्या होता है, सूचर्स फ्यूज कर जाते हैं जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन है वो नहीं होती है. वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन हो जाती है बट ब्रेन हेड का जो साइज है वो नहीं बढ़ता. वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन अकर्स because of increased intracranial pressure, but the size of the head doesn't changes. Head circumference remains intact. I hope you get the points. Last में there is a process, or I could say a disorder in which there is increased CSF just because of the compensation in respect to the loss of brain volume because of any cause either due to infarction, या तो ज़्यादातर न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है ये हाइड्रोसेफेलस एक्स वैक्यू, जैसे कि अल्जाइमर्स में और पार्किंसन, हंटिंगटन, ऐसे जो डिजीज़ होते हैं जिसमें ब्रेन यहाँ पे श्रिंकेज होता है. मे बी विल्सन डिजीज़ में भी देखने को मिले, उसमें कॉपर एक्यूमुलेशन हो जाती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. ये देखो, ये जो केस है ना, ये इन्फेंट है, बच्चा है, इसके सूचर्स अच्छे से क्लोज नहीं थे इसलिए हेड साइज बढ़ गया. एडल्ट्स में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, ये बच्चों में ही, नियोनेट्स में, इन्फेंट्स में देखने को मिलती है. सो फीमेल नियोनेट है. फिजिकल एग्जामिनेशन पे वी सॉ दैट देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ द हेड एज शोन इन द इमेज. शी डेवलप्ड कन्वर्जन्स. ठीक है. MRI में क्या पता लगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट एंड एट्रोफी ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स. डेवलपमेंटल बर्थ डिफेक्ट वॉज मोस्ट लाइकली कॉज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज़. इसका क्या मतलब है कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या किसी और वजह से क्या हो गया, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो गई है. तो देखो, ट्रॉमा में ये चीज़ नहीं देखने को मिलती. Most commonly the answer is the atresia of the aqueduct of Sylvius, because I have already discussed that this is the most common site for the obstruction. जो बर्थ ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा में बेसिकली हेमोरेज हो सकता है. ट्रॉमा मतलब कि कोई चोट लग गई एकदम से, है ना, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. कोई चोट लग गई उसको जिसकी वजह से क्या हुआ कि हेमोरेज हो गया. ठीक है. और कंजेनिटल ब्रेन ट्यूमर की जब हम बात करें तो इसमें हमारे पास CSF ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, लेकिन ये क्लासिक केस नहीं है. क्लासिकली मैंने बताया था कि इस साइट पे ही हमारी सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है. सो बाकी के जो हैं वो भी कुछ खास है नहीं. मैटरनल फॉलेट डेफिशिएंसी से स्पिना बाइफिडा होता है. ठीक है. एंड हाँ, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली स्पिना बाइफिडा जैसे. और ये बहुत ही क्लासिक है कि मतलब पेशेंट या प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे B9 यानी फॉलेट की टैबलेट्स दी जाती हैं, और वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के रिलेटेड है, वो यहाँ पे नहीं आएगा. एंड इसका भी कोई लेना देना नहीं है इस सीक्वेंस से. सो बेसिकली अगर कोई नियोनेट है, ठीक है, जिसको हाइड्रोसेफेलस है, हेड साइज एनलार्ज्ड है, वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, और अगर पूछा गया है कि कौन सी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मोस्ट कॉमनली दिस साइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड. यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन साथ में हैव अटैच्ड. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनाटॉमिक स्ट्रक्चर और द रीजन
produced the CSF that accumulated in the brain of the neonate described in the previous question. कहाँ पे CSF प्रोड्यूस होता है भाई? कोरॉइड प्लेक्सस में. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बाकियों का किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. So it is produced by choroid plexus. Easy peasy question, okay? So the next question. 36-year-old women with inoperable brain cancer. ब्रेन कैंसर है जिसका हम ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं. कॉमा में है, ठीक है. एंड शी डाइज ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर, ओके. और वेंट्रिकुलर सिस्टम में डायलेशन है. इन द पेशेंट वॉज मोस्ट लाइकली कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन. कहा गया कि ऑब्स्ट्रक्शन थी. कौन से एनाटॉमिकल लोकेशंस में हो सकती है? मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन इज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या फिर जिसे हम और क्या कहते हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट. ये भी पीछे भी क्वेश्चन में था, सेम चीज़ यहाँ पे आई है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, सो हियर इज द आंसर एज वेल. Okay, so the next topic is brain herniation. Our topic of hydrocephalus ends here, and I'll make a separate video for the brain herniation, and it's a very important topic and one of the conditions of medical emergencies as well, and we will discuss it in detail in the next section. Thank you so much for watching.